तीव्र गति, स्टीक, भयंकर। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लूना 25 की। यह रूसी मिशन 11 अगस्त को वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम रशिया से 4:40 पर लॉन्च हुआ और बढ़ा अपने लक्ष्य की ओर। लूना 25 ने 75,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। लॉन्च के 5 दिन के अंदर अंदर ही वो लूनर ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। ना इसने चंद्रयान 3 की तरह पृथ्वी के चक्कर लगाए, ना ज्यादा टाइम लिया और सीधा लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में जल्द से जल्द एंटर करने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी तेज होगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टोपिया चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रशिया ने ऐसा क्या किया कि लूना 25 इतनी जल्दी इतनी आगे निकल गया। इतनी स्पीड कैसे पाई, कौन सा फ्यूल यूज किया, ऐसा कौन सा रॉकेट इंजन इस्तेमाल किया जो भारत के पास मौजूद नहीं है, और किन मामलों में ये लूना 25 चंद्रयान 3 से अलग है। आगे बढ़ने से पहले फैक्टोपिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, कोई भी रॉकेट हो, चाहे उसे स्पेस में सैटेलाइट को एस्टेब्लिश करना हो या स्पेसक्राफ्ट को लेकर जाना हो, सभी रॉकेट्स में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जब रॉकेट धरती के करीब होता है तो उसके पास ज्यादा पावर होती है, क्योंकि उसको धरती की ग्रेविटी की उल्टी दिशा में जाना होता है और धरती से दूर जाते जाते रॉकेट की पावर कम हो जाती है। अलग अलग दूरी पाने के लिए रॉकेट्स में अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग तरह की फ्यूल्स होती हैं। इन फ्यूल्स को इस्तेमाल करके रॉकेट जरूरी थ्रस्ट उत्पन्न करता है और धरती से दूर एक निर्धारित दिशा में अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए भारत के पास है LVM-3M4 रॉकेट। चंद्रयान 3 के इस रॉकेट में 3 स्टेजेस हैं: सॉलिड फ्यूल स्टेज, लिक्विड फ्यूल स्टेज और आखिरी में क्रायोजेनिक स्टेज। सोयूज 2.1 रॉकेट में एक और एनहेंसमेंट है, वो है चौथा स्टेज, फ्रीगट। फ्रीगट इंजन बाकी सभी स्टेजेस से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसके पास है अपनी नेविगेशन, अपना मार्गदर्शन, यानी कि ये अपना रास्ता खुद डिसाइड और चेंज कर सकता है, ऑल्टीट्यूड को कंट्रोल कर सकता है। इसमें टेलीमेट्री सिस्टम्स हैं और अपना ट्रैकिंग सिस्टम भी है। फ्रीगट इंजन UDMH और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड को बर्न करके प्रोपेलेंट की तरह इस्तेमाल करता है। ये पेलोड को अर्थ के किसी भी ऑर्बिट में या दूसरे प्लैनेट्स पर भेजने के लिए यूज होता है। इसी के कारण रशिया का आत्मविश्वास और बल इतना बड़ा हुआ है कि उसने 5 दिन के अंदर लूना 25 को लूनर ऑर्बिट में पहुंचा दिया। दोस्तों, रशिया को इन मिशंस के लिए काफी पैसा मिलता है। वो ये महंगे सुपर पावरफुल एड-ऑन्स को यूज कर सकता है। इस चौथे स्टेज को लगाने और यूज करने के लिए बहुत फ्यूल चाहिए और बहुत पैसा भी, और इसरो ने बहुत ही समझदारी से इन दोनों को बचाने की कोशिश की है। अब रशिया ये दावा कर रहा है कि लूना 25 हमारे चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह पर लैंड करेगा। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में देखा है कि चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड होगा और रशिया का कहना है कि लूना 25 लगभग 21-22 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड कर सकता है। चलिए देखेंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। दोस्तों, आइए अब आपको चंद्रयान 3 और लूना 25 के कुछ और डिफरेंसेस के बारे में बताते हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को और उसके लगभग 1 महीने बाद लूना 25 को लॉन्च किया गया। फिर भी कुछ ही दिनों में लूना 25 ने 3.84 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर ली। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूसी मिशन अपने हल्के पेलोड और अधिक फ्यूल के कारण चंद्रमा की ओर ज्यादा सीधे पाथ को फॉलो करने में सक्षम है। चंद्रयान 3 के 3,900 किलोग्राम की तुलना में लूना 25 का भार सिर्फ 1,750 किलोग्राम है। अकेले चंद्रयान के लैंडर रोवर का वजन ही 1,752 किलोग्राम है, जबकि प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2,148 किलोग्राम है।
भारत के चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले LVM-3 पर उपलब्ध कम फ्यूल रिजर्व के कारण हमें ज्यादा घुमावदार रास्ते को अपनाना पड़ा। जैसा कि आपने हमारी लूनर ऑर्बिट इंसर्शन वीडियो में देखा ही होगा कि धरती के आसपास चक्कर लगाने के बाद इंजन ऑन कर थ्रस्ट बढ़ाकर उसे आगे चंद्रमा की ओर भेज दिया गया और अब चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में पहुंचकर चांद के आसपास ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 से हल्का होने के अलावा लूना 25 अपने साथ रोवर नहीं ले जा रहा। दोस्तों, चंद्रयान 3 में एक रोवर है जो 500 मीटर तक घूमने में सक्षम है। रूसी लैंडर के पास चांद की सॉइल कॉम्पोजिशन की जांच, पोलर एक्सोस्फीयर में डस्ट पार्टिकल्स की स्टडी और सबसे इंपॉर्टेंट सतह के पानी का पता लगाने के लिए 8 पेलोड्स हैं। भारतीय मिशन चंद्रयान 3 में चंद्रमा की मिट्टी के साथ साथ पानी बर्फ का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण भी हैं। साउथ पोल के पास का स्थान इसलिए चुना गया क्योंकि वहां ऐसे क्रेटर्स मौजूद हैं जो परमानेंट शेडो में रहते हैं, जिसमें जल बर्फ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि एक मेन डिफरेंस ये भी है कि भारत का मिशन केवल एक मून डे या 14 अर्थ डेज तक चलने के लिए बनाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साउथ पोल में रात के दौरान बहुत ठंडे टेम्परेचर से इलेक्ट्रॉनिक्स को सेफ रखने के लिए हीटिंग डिवाइस नहीं है। दूसरी ओर रूसी मिशन 1 साल तक काम करेगा। इसमें हीटिंग डिवाइस के साथ साथ सोलर पैनल्स के अलावा और ऊर्जा स्रोत भी हैं। वैसे चांद पर सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं होगी। लैंडर को खुद अपने AI प्रोग्रामिंग के जरिए डिसाइड करना होगा कि स्पीड कितनी रखनी है और कौन से एरिया में उतरना है। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चंद्रयान 3 सफल रहेगा या लूना 25 या फिर दोनों, ये तो वक्त ही बताएगा। अब 21 से 23 अगस्त के बीच ही पता चलेगा कि इन स्पेस क्राफ्ट्स की कैपेबिलिटीज कितनी हैं और कौन लूनर सरफेस को एक पर्टिकुलर हाइट से स्कैन करके गड्ढों को अवॉइड करते हुए आराम से उतर पाएगा। वैसे देखा जाए तो चंद्रयान 2 की असफलता को ध्यान रखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 में बहुत चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स की हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग कर पाएगा। हमारा चंद्रयान 3 काफी एडवांस्ड है। दोस्तों, हम आपको आगे भी चंद्रयान 3 से जुड़ी गतिविधियों के बारे में अपडेट्स देते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशनल वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।